नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 6 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मतलब हमारे देश में ना इतनी छोटी छोटी गलतियों के लिए जेल भेजने का प्रोविजन है कि एक आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। मतलब वैसे वाला आर्टिकल है। जन विश्वास एक्ट, इन गलतियों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए सरकार लेके आई थी 2023 में, और 2026 में फिर से एक अमेंडमेंट बिल पास करवाया गया है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नक्सलिज्म के खात्मे से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित। स्लाइड्स कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर स्लाइड्स ओपन नहीं होती। वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, वो पीपीटी फॉर्म में है। तो प्ले स्टोर में आप पावर पॉइंट वाला जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, फिर वो जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 से संबंधित है। बिल्कुल बेसिक से ये जो आर्टिकल है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप ना सिलेबस में इसे देखो, जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप ना एक फैक्ट्री के मालिक हो और आपने ना अपनी फैक्ट्री के बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। अचानक से देखो पुलिस आती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। आप पूछते हो भाई क्यों? जवाब मिलता है पब्लिक व्यू में कपड़े सुखाना एक अपराध है, जेल चलो। कैसा लगेगा आपको सुन के? आपको लगेगा भाई मैं फैक्ट्री चलाने के लिए बैठा हूं, ये छोटी मोटी गलतियां देखने के लिए बैठा हूं। ठीक है, गलती हुई है तो फाइन भरवाओ और बात आगे, मतलब छोड़ो इसको, जेल में ले जाने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों यही तो बात है ना, हमारे देश में देखो आपको ना अंदाजा भी नहीं होगा किस प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के लिए ना जेल भेजने का प्रोविजन है। इसी वजह से ना प्रधानमंत्री मोदी ने ना 2024 में एक स्टेटमेंट दी थी। 2024 में ना जो डीजीपी है ना उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला था कि भाई डंडा हटाओ और डेटा लगाओ। ये आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, डंडा हटाओ और डेटा लाओ। मतलब देखो हर छोटी बात पे जेल भेजना आप बंद करो, डंडा चलाना आप बंद करो, आप सिटीजन की डिग्निटी पे विश्वास रखो। और इसी सोच का नतीजा था कि 2023 में ना एक एक्ट आया, जन विश्वास एक्ट। 2023 में एक एक्ट आया था, जन विश्वास एक्ट। अब देखो इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने ना सरकारी फाइलों में से ना ये जो छोटी छोटी गलतियों के लिए जेल भेजने का प्रोविजन था ना उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, उसे हटा दिया। तो 2023 में जो ये जन विश्वास एक्ट आया, यानी जनता पे विश्वास करने का एक्ट आया ना, तो इसने ना 12,500 ऐसी गलतियों के लिए जो जेल भेजने का प्रोविजन था ना उसे हटा दिया, यानी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। डीक्रिमिनलाइज का मतलब समझते हो ना? डीक्रिमिनलाइज का सिंपल मतलब देखो, अब इन 12,500 गलतियों के लिए ना जेल नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ फाइन लगेगा, फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा। तो सोच के देखो, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में किसी भी देश में इतना बड़ा डीक्रिमिनलाइजेशन अभियान चलाया गया हो। और आप ना थोड़े एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनना, किन किन गलतियों के लिए जेल भेजने का प्रोविजन है। ट्रेन में मान लो आप बिना टिकट के ट्रेवल कर रहे हो तो आपको जेल भेजा जा सकता है। आपकी गाय मान लो गलती से किसी दूसरे खेत में चली गई तो भी देखो खेत भेजने कह रहा हूं, जेल भेजने का प्रोविजन है। मान लो कोर्ट की फीस टाइम पर जमा नहीं करवाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया, इन गलतियों के लिए भी जेल भेजने का प्रोविजन है। समझ गए? बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं सारे नहीं बोल रहा हूं मैं। इवन फैक्ट्रीज एक्ट हुआ करता था, अब तो ये एक्ट रिमूव कर दिया गया है। इस एक्ट में ना अगर मान लो फैक्ट्री के अंदर कैंटीन जो है वो टॉयलेट के 15 मीटर के अंदर है तो जेल भेजने का प्रोविजन। अगर फैक्ट्री में थूकने के लिए कोई दान नहीं रखा है, थूकदान नहीं रखा है,
तो उसके लिए भी जेल भेजने का प्रोविजन। आपको लगेगा यार ये क्या मजाक है, ऐसे तो बिजनेसमैन कोई बिजनेस करेगा कैसे? यही तो बात है ना। जब देखो इतना ज्यादा मतलब कंप्लायंस है और रिस्क है, तो बहुत से लोग तो बिजनेस करेंगे ही नहीं। लेकिन देखो अच्छी चीज ये है, 2023 में जन विश्वास एक्ट आया था और बहुत सारी गलतियों के लिए अब जेल भेजने का प्रोविजन हटा दिया गया है, डीक्रिमिनलाइजेशन हटा दिया गया है। आपको ना एक चीज की हैरानी होगी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, छोटी कोर्ट्स हैं, उनमें ना 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। आपको पता है 5 करोड़ में से 43 लाख जो केस हैं वो तो चेक बाउंस के हैं। तो भाई चेक बाउंस के केसेस पे आप कोई फाइन वगैरह लगवाओ, तगड़ी पेनल्टी लगाओ, लेकिन ऐसे केसेस जब जुडिशरी में जाते हैं तो जुडिशरी के ऊपर भी कितना ज्यादा बर्डन पड़ता है। अब आप एक चीज पूछोगे, सर इतने अजीबोगरीब कानून बनाए किसने? देखो एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, एक टर्म है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या टर्म है? टर्म है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब कि देखो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है ना, वो तो देखो ब्रॉडर कानून बना देती है पार्लियामेंट, तो मतलब एक ढांचा क्रिएट करके छोड़ देती है। पार्लियामेंट के पास में इतना टाइम नहीं होता ना छोटी छोटी हर एक छोटी चीज पे डिटेल में घुसना। जैसे पार्लियामेंट ने तो सिंपल कानून बना दिया पासपोर्ट एक्ट का, कि हाँ भाई जो भारत का नागरिक है और जो 18 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है वो पासपोर्ट ले सकता है, बस कानून में पासपोर्ट एक्ट में पार्लियामेंट ने ये बना दिया। लेकिन अब कोई पासपोर्ट हासिल कैसे करेगा, अप्लाई कैसे करेगा, कोई किसी पासपोर्ट का मिसयूज कैसे करेगा, उसके लिए ना ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया जाता है, फिर ब्यूरोक्रेट उस पर रूल बनाते हैं। तो ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी पार्लियामेंट ने अपनी जो पावर है डेलीगेट कर दी ब्यूरोक्रेट्स को, सरकार को, कि भैया आप बनाओ। हमने तो एक मोटा मोटा एक्ट पास कर दिया है और उस एक्ट में सिंपल ये लिख दिया जाता है कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार रूल्स बना सकती है। लेकिन रूल्स बनाता कौन है? रूल्स बनाती है ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी के पास में पावर आ जाती है फिर फर्दर रूल बनाने की। और ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? हर छोटी गलती पे ना जेल भेजने का प्रोविजन कर दिया जाता है रूल्स में। समझ गए? यानी देखो पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है ना और उस कानून में ऐसा प्रोविजन होता है कि जेल भेजा जा सकता है, तो पार्लियामेंट ना जेल भेजने का प्रोविजन डालने से पहले 100 बार सोचती है कि भाई ये जेल भेजने वाला प्रोविजन मैं डालूं या ना डालूं। लेकिन देखो ब्यूरोक्रेसी एक बार भी नहीं सोचती। समझ गए? बोला ना मैंने, एक सेंट्रल फैक्ट्रीज एक्ट पहले हुआ करता था, अब तो हटा दिया गया है। अब सेंट्रल फैक्ट्रीज एक्ट में ना जब पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया था तो उसमें ना सिर्फ एक प्रोविजन था जिसमें जेल भेजा जा सकता था गलती करने पे। लेकिन इस एक्ट के अंदर जब ब्यूरोक्रेट्स ने रूल बनाए ना, तो ब्यूरोक्रेट्स ने ना उस एक लाइन का यूज करके पूरे देश में इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर ना 8500 कंप्लायंसेस कर दिए, 8500 कंप्लायंसेस कर दिए। ये नहीं माना तो जेल भेजा जा सकता है। सोच के देखो, ये हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अब इन्होंने नाम भी अलग अलग दे दिए हैं, रूल, गाइडलाइंस, सर्कुलर, एसओपी, नोटिफिकेशन, पता नहीं कितना टाइप के इन्होंने ये रूल के नाम बना लिए हैं। और रूल के टाइप भी बहुत हैं, जैसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। पता नहीं भाई इतना कोई कैसे इतनी चीजों के साथ में बिजनेस कर सकता है। समझ गए? और देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म गाइडलाइंस आई 2021 में। अब इसमें यह बोला गया है एक किसान जो मुर्गी पालन कर रहा है ना, अब ना हर एक ट्रक जो मुर्गी पालन वाले फार्म में आएगा उसके टायर साफ होने चाहिए, ये किसान का कर्तव्य है। हर एक मुर्गी के बच्चे का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, अगर ये नहीं किया तो सीधा जेल। अब भाई किसान किसानी करेगा या फिर ये सब काम डेटा मेंटेन करेगा? आप पूछोगे सर ये रूल बना दिए जाते हैं लेकिन वास्तव में सच में थोड़ी ना कोई जेल जाता है। बात तो देखो ठीक है आपकी, लेकिन जो ये डर पैदा किया जाता है ना,
जेल भेजा जा सकता है, वो डर ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है। वो डर नुकसान ज्यादा पैदा कर जाता है। वो डर अपने आप में जहर होता है। आप रेलवे का एग्जांपल लो। 741 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं रेलवेज में। आप बोलोगे सर इतने तो लोग ही नहीं है हमारे देश में। अरे 1% बार बार भी तो ट्रेवल करते हैं ना। तो 741 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन पिछले साल बिना टिकट जिनको जेल भेजा गया उनकी संख्या सिर्फ 8 है, जबकि हर डब्बे में आपको 4-5 बिना टिकट मिल जाएंगे। समझ गए? लेकिन ये डर है, प्रोविजन कर दिया गया, यानी डर पैदा कर दिया गया। टीटी पैसा खा जाता है। अब उस प्रोविजन के नाम पे जेल भेज दूंगा, पैसा दो, पैसा निकालो। समझ गए? तो नुकसान क्या क्या होता है इन प्रोविजंस की वजह से? नुकसान देखो ये होता है, सबसे पहले इनइक्वालिटी। ये कानून अमीर आदमियों के लिए कोई खतरा नहीं है, गरीब लोगों के लिए खतरा है। गरीब लोगों को धमका के पैसे मांग लिए जाते हैं, रिश्वत मांग ली जाती है। स्टालिन एक ना लीडर थे, प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के। अब उनके कार्यकाल में ना एक पुलिस चीफ थे। उस पुलिस चीफ ने ना एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे को ना मेरे सामने कोई भी नागरिक ले आओ, मैं कोई भी रूल लगा के उन्हें जेल भेज सकता हूं। उन्होंने ये बात बोली थी और ऐसा होता भी है। मतलब वो उन्होंने बोला था तुम मुझे आदमी दिखाओ, मैं कोई ना कोई कायदा कानून घुसेड़ के उसे जेल में भेज दूंगा। करप्शन होता है, मतलब गरीब आदमियों से डर दिखा के। ये तो देखो सही बताऊं तो ना, एक बार मैंने भी फेस किया। एक अ, पहले ओनली आईएएस फर्म थी ना, बाद में तो पीडब्ल्यू के साथ टाई अप हो गया था। तो ओनली आईएएस का ना मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना था। तो कैंसिल करवाना था, तो जो सुपरिटेंडेंट था ना, सुपरिटेंडेंट ने ना मुझे डराने की कोशिश की। सारे कागज ले आओ, मैंने सारे कागज भेज दिए सीए के हाथ में, क्योंकि अपना सब कुछ सही था, सारा डेटा मेंटेन था, मैंने भेज दिया। फिर कहते हैं कि नहीं आप आओ खुद। मतलब वो डरा धमका के कुछ, मतलब वो सोचते थे कि हाँ भाई इनको कुछ पता नहीं होगा और इनसे कुछ पैसे मांग लेता हूँ। अब देखो यार, हम तो जागरूक लोग हैं, हमें पता है गलती है ही नहीं, तो उसका ना डराना काम नहीं आया। क्यों? और मैंने उनके वो, मतलब इत्तेफाक ऐसा था, उनके जो सीनियर थे ना, नॉट एग्जैक्ट सीनियर, सुपरिटेंडेंट के सीनियर होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर तो मेरे मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनके एक दोस्त थे, अपने स्टूडेंट थे। मैंने उनको बोला देखो भाई तुम्हारे ऑफिसर क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बोला कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो डिपार्टमेंट की। ये ऐसा ही करते हैं, मतलब डराएंगे धमकाएंगे पुलिस वाले भी, और डरा धमका के पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। इनका मेन वेपन क्या है? इनका मेन हथियार है डर। डर पैदा करो सिटीजन्स में, और फिर पैसा सिटीजन अपने आप देगा डर के मारे। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां ना डर पैदा करती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी मतलब लोग देखो डर के मारे बिजनेस रजिस्टर ही नहीं करते। हमारे देश में 7 करोड़ एंटरप्राइजेज हैं सिर्फ, लेकिन 10 लाख सोशल सिक्योरिटी यानी पीएफ वगैरह पे करती हैं। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं करती। उन्हें लगता है रजिस्टर किया तो यार ये सरकारी लोग हमारे खून पी जाएंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो सरकार ने ना इस रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल को कुछ साफ भी किया है। टर्म देखो कितना बढ़िया है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल। मतलब जो ओवर रेगुलेशन है इसको सरकार ने कुछ हद तक ठीक भी किया है। 3 फेसेस में, जैसे फेस 1 में प्रिंसिपल्स बनाए गए कि भाई किसे हमें डीक्रिमिनलाइज करना है। अगर गलती मान लो प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल जैसे किसी बाबू को फॉर्म नहीं जमा करवाया, तो भाई ये प्रोसीजरल गलती है, उसकी इंटेंशन खराब नहीं है, तो ऐसे प्रोविजंस के लिए जेल भेजना बंद करो। फिर फेज सेकंड मतलब एक इन्वेंट्री बनाई गई कि ऐसे कितने कानून हैं। फिर फेज थ्री में क्या किया गया? उन प्रिंसिपल्स को उस लिस्ट पर अप्लाई किया गया और लॉज को यानी कानूनों को साफ किया गया। 3 फेसेस में ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन था वो सरकार के द्वारा किया गया। हालांकि देखो बाबू लोगों ने ना अभी भी बहुत सारे प्रोविजन रख लिए हैं, मतलब पर्सनल ईगो के चलते, जैसे सिविल सर्वेंट को रोकना। अब ऐसे ऐसे जो लॉज है ना अभी भी क्रिमिनलाइज्ड हैं, मतलब भयंकर सजा का प्रावधान है। फिर ना एक बढ़िया एग्जांपल राइटर देते हैं लास्ट में कि 1940s में ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे जिन्होंने संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एडवाइस दिया था, सर बी एन राव।
वो यूएस गए और यूएस के उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे फेलिक्स फ्रैंकफर्टर। ये देखो, इनसे एडवाइस मांगी कि भाई हमारे संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए या फिर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड लॉ का मतलब तो ये होता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया सही प्रोसीजर का यूज करते हुए वो बना दिया, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर के अलावा ये भी देखते हैं जो कानून बनाया है वो भी अपने आप में फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो फ्रैंकफर्टर ने ये बोला कि आप तो ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही रख लो, सिर्फ सही प्रोसीजर से कानून जो भी बन गया चाहे बेकार बन गया कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे वाला सिस्टम रखो। लेकिन देखो 1978 में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बाद में जुडिशरी ने ऐड कर दिया, संविधान में नहीं था लेकिन अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी कानून ना सिर्फ सही तरीके का सही प्रोसीजर का यूज करके बने बल्कि कानून अपने आप में फेयर भी हो, जस्ट भी हो, रीजनेबल भी हो। तो अब जो ये जन विश्वास एक्ट है ना ये उसी चीज पे खरा उतरता है, समझ गए। तो अब सरकार 2026 में सरकार ने दोबारा से कुछ प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 पास करवाया है सरकार ने, समझ गए। अब नेक्स्ट फेज है जन विश्वास का जिसकी मैंने बात की, अमेंडमेंट बिल जो पास करवाया है इसमें सारे जो कंप्लायंसेस हैं उनको ऑनलाइन किया जाए, डीरेगुलेशन किया जाए, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, यानी सभी रूल्स का एक ही पोर्टल होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर्स भी जन विश्वास को अडॉप्ट करें। सरकार माई बाप वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, सरकार का काम है फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेटर वाली सरकार होनी चाहिए। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंप्लायंसेस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नीति वर्सेस न्याय, ये आप यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन प्री का आपको अटेम्प्ट करना है, आसान क्वेश्चन है, और ये मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नक्सलिज्म के खात्मे से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट से इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक वर्ड्स का मतलब जान लीजिए। रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर मतलब देखो ये वो एरिया हुआ करता था जहां पे किसी समय में ना नक्सलाइट्स का कंट्रोल हुआ करता था। तो ये ना नेपाल बॉर्डर से लेकर बाद में तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश तक ये रेड कॉरिडोर फैला हुआ था। मतलब पूरे कॉरिडोर में नक्सलाइट्स का कंट्रोल था। आज तो देखो ये लगभग पूरी तरह से साफ हो गया है। पोलित ब्यूरो, जो नक्सलाइट्स थे ना, नक्सल्स के जो टॉप लीडर्स की सबसे हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी ना उसे कहा जाता है पोलित ब्यूरो। अब ये पोलित ब्यूरो भी बर्बाद हो गया, इनमें से ज्यादातर लीडर्स मारे गए, कुछ जेल में हैं, कुछ बचा नहीं है नक्सल के डिसीजन लेने के लिए। फिर है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ये नक्सल्स की ना आर्म्ड विंग है। अब पहले बहुत एक्टिव हुआ करती थी, आजकल तो ये छत्तीसगढ़ के अबूझमड़ जो फॉरेस्ट है ना वहां आप एक छोटे से एरिया में सीमित रह गई है ये पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। अब राइटर ये कहते हैं कि देखो नक्सलिज्म का खात्मा आम आदमी के लिए बहुत राहत वाली बात है। पहले अक्सर आप देखा करते थे, टीवी पे खबरें आया करती थी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में, दंतेवाड़ा रीजन में आईईडी ब्लास्ट हो गया, सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई, किडनैप कर लिया डीएम को। हाँ, एक बार डीएम को भी किडनैप किया है। मुझे याद है सबसे बड़ा हमला हुआ था शायद 2010-11 की बात है, 9-10-11, उस समय बहुत हमले हुए थे। दंतेवाड़ा में हमला हुआ था और 70 जवान शहीद हो गए थे। काफी मतलब उस समय इतना ज्यादा थ्रेट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने इसे टॉप 3 थ्रेट में शामिल किया था। शायद सबसे बड़ी थ्रेट ही इसे माना था। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा नक्सलिज्म बहुत बड़ी थ्रेट माना था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, समझ गए। लेकिन राइटर बोलते हैं भाई थोड़ा फ्लैशबैक में चलो। ऐसा नहीं है कि नक्सलिज्म जो था वो आसमान से टपक गया या फिर हमने चाइना से इंपोर्ट कर लिया, नहीं। एक बहुत बढ़िया लाइन है जो आप आंसर में यूज कर सकते हो। इट वॉज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ इलेजिटिमेट नेग्लेक्ट, मतलब सरकारों ने गलत ढंग से आदिवासियों को नेग्लेक्ट किया और फिर उसी नेग्लेक्ट में लोगों ने हथियार उठाए थे।
1967 की बात है, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी, वहां से ये नक्सलिज्म स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जमींदारी सिस्टम के खिलाफ, ये स्टार्ट होता है सेमी फ्यूडलिज्म के खिलाफ। समझ गए? मतलब जो संथाल ट्राइबल्स थे ना, उन्हें अपने ही घर में बेघर किया जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में ये नक्सलिज्म स्टार्ट होता है। उसमें ना चारू मजूमदार थे, एक इनके लीडर थे। तो इन्होंने ना 8 डॉक्यूमेंट्स लिखे थे अपने खिलाफ हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट। लेकिन राइटर बोलते हैं चारू मजूमदार ने आग नहीं लगाई थी। आग तो लगी हुई थी, सिचुएशन ऐसी थी, उनके साथ अत्याचार हो रहा था लोगों के साथ में। चारू मजूमदार ने माचिस जलाई। समझ गए? माचिस जलाई इन्होंने। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलो नक्सलिज्म वहां से स्टार्ट हो गया, लेकिन आप ये देखो ना, नक्सलिज्म इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा? क्योंकि हमारे जो नेता लोग थे या बाबू लोग थे, वो सिर्फ एसी रूमों में बैठ के डिसीजन लेते रहे। ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता ही नहीं थी कि कितना ज्यादा उनके साथ गलत हो रहा है। तभी तो ये आइडियोलॉजी इतने सालों तक चलती रही ना। ग्राउंड पे डेवलपमेंट कभी पहुंचा ही नहीं। लेकिन देखो एक चीज सरकार की माननी पड़ेगी, सरकार ने ना नक्सलिज्म के अगेंस्ट बढ़िया आयरन फिस्ट की अप्रोच अपनाई। मतलब नो टॉलरेंस, आपके साथ कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे हम इन चीजों को लेके। भारत, मतलब भारत को तोड़ने की आप बात करोगे, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस। कोबरा कमांडोज सरकार ने तैयार किए, कोबरा कमांडोज सीआरपीएफ के। ये जंगल वारफेयर में बिल्कुल एक्सपर्ट थे, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स बनाई गई। इनमें वो नक्सलाइट्स थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, और लोकल ट्राइबल्स दोनों हुआ करते थे इस डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स में। ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड वाले लोकल इंटेलिजेंस इकट्ठा करते और कोबरा वाले ऑपरेशन को अंजाम देते। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त रहा। समझ गए? लेकिन देखो राइटर कहते हैं नक्सल्स अपनी फौज से नहीं आ रहे। मतलब नक्सल्स जो थे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीआरपीएफ ने उन्हें हरा दिया, नहीं। नक्सल हारे इंटरनल रस्ट की वजह से, इंटरनल रोट की वजह से। यानी ये खुद ही अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हट गए। जैसे जो नक्सल लीडर्स थे ना, वो खुद कैपिटलिस्ट बन गए। वो खुद जो कोल से भरे ट्रक जाते थे ना, उन पे टैक्स लगाने लगे, वसूली करने लगे। फिर जो इनको पैसा मिला उससे ये प्रॉपर्टी परचेज करने लगे। जानबूझ के ये गांव में स्कूलों को उड़ाने लगे, रोड को उड़ाने लगे, ताकि लोग अनपढ़ रहें, डेवलपमेंट आए ना, और हम अनपढ़ लोगों को अपनी फौज में शामिल कर सकें, यानी नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ में जोड़ सकें। तो ये चीज लोगों को समझ में आ गई कि भाई ये खुद तो ऐस कर रहे हैं और हमें मरवा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पिस गया। आम आदमी की एक तरफ देखो सरकारी जूता, और दूसरी तरफ नक्सल्स जो थे उनकी बंदूक। समझ गए? एक तरफ सरकार तंग करती, दूसरी तरफ नक्सल्स टैक्स भी लेते, एक्सटोर्शन भी करते। ऐसा माहौल हो गया था। लेकिन देखो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है ना, वो यही उठता है, क्या वास्तव में हमने प्रॉब्लम सोल्व कर दी है? क्या हमने जो वीड है, यानी अनवांटेड जो घास है, क्या सच में हमने उस अनवांटेड घास को खत्म कर दिया है, या फिर ऊपर ऊपर से घास ठीक की है, थोड़ी सी हटा दी है? सरकार तो देखो ये कहती है कि ट्राइबल्स के लिए अमृतकाल अब स्टार्ट हो गया है, बस्तर में ओलंपिक्स खेले जाएंगे, बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होगा बस्तर में। लेकिन देखो रूट काज हम शायद अभी भी ठीक नहीं कर पाए हैं। ट्राइबल्स आज भी छत्तीसगढ़ और झारखंड में आप जाइए, उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनसे उनकी ज़मीन छीने जा रही है। और जो बाबू हैं वो ट्राइबल्स के लिए रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाएंगे और उसमें भी पैसा खा जाएंगे, यानी करप्शन हो जाएगा ट्राइबल्स को अपलिफ्ट करने के नाम पे। तो रूट काज जो है ना, रूट काज ये है कि ट्राइबल लोगों की जो लैंड है वो बाहर के लोग छीन लेते हैं, और जिसकी वजह से वो नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि सदियों से जिस घर में हम रहते आए हैं, हमसे वो चीज छीनी जा रही है। सोच के देखो, जब कोई देखो बाबू यानी कोई ऑफिसर ब्यूरोक्रेट किसी माइनिंग कंपनी के लिए जमीन लेने आता है, तो ट्राइबल को ना ठीक वैसा ही लगता है जैसे ना कोई अंग्रेज अफसर आया है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए।
समझे? तो आज देखो, बेशक सच्चाई है कि नक्सलिज्म अब खात्मे के कगार पे है, लेकिन रूट काज जब तक रहेगा ना, जब तक कानून का ढंग से इन्फोर्समेंट नहीं होगा, बाबू लोग तंग करेंगे, करप्शन ज्यादा होगा, तो फिर देखो ऐसी सिचुएशन किसी और आइडियोलॉजी का चोला पहन के आ जाएगी। लोग फिर से हथियार उठाने को मजबूर होंगे। इस बार चोला नक्सलिज्म का नहीं होगा, चोला किसी और आइडियोलॉजी का होगा। चोला चोला जो है वो लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई का हो सकता है, चोला धर्म के नाम पे लड़ाई का हो सकता है, चोला कास्ट की प्राइड का हो सकता है, चोला नारकोटिक्स का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रूट काज अगर हमने एड्रेस नहीं किया ना, यानी यूथ अनएजुकेटेड रहे, जमीनें छीनते रहे हम उनसे, कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट उन तक नहीं पहुंचा, तो फिर ये सिचुएशन किसी और आइडियोलॉजी की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ठीक ठाक आर्टिकल था। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो मेंस में: कामरेड, कैपिटलिस्ट, प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वार, लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ, इलेजिटिमेट नेग्लेक्ट, ये आप यूज करिए। ये नक्सलिज्म से संबंधित बार बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, 2022 में पूछा था, 20 में भी, 18 में भी, तो ये सोल्व कीजिए। इसके अलावा ये प्री का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर जो है आपको स्लाइड में मिल जाएगा, और ये आज के आर्टिकल के आधार पे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया से संबंधित है। आप ना इसे सिलेबस जीएस पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक समय था जब ऐसा हुआ करता था कि इंडिया में महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ये कि हाँ भाई महिलाएं मिलके पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं, या फिर कुछ महिलाएं मिलके सिलाई मशीन चला रही हैं, तो मतलब सिर्फ इतना ही हुआ करता था महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब। लेकिन आज देखो सिचुएशन बदल चुकी है। आज सरकार की ना फोकस्ड स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम SC ST और महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना तो सबके लिए है। छोटे और माइक्रो बिजनेसेस के लिए लोन का प्रोविजन करता है मुद्रा योजना। आज देखो जो अवेयरनेस है ना काफी बढ़ गई है, यानी आज के समय में महिलाएं अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं ना, रुकावटें पहले से काफी कम हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि महिलाएं जो है हर सेक्टर में नए नए जो बिजनेस हैं वो स्टार्ट कर रही हैं। समझ गए? अब ना थोड़ा सा डेटा भी राइटर देते हैं। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है, यहां पे देखो, किनारा कैपिटल की एक रिपोर्ट थी, किनारा कैपिटल MSME इनसाइट्स 2024। अब इसका डेटा ये कहता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ना बहुत फायदे होते हैं। कैसे? जैसे देखो, वो बिजनेसेस जिसको महिलाएं लीड कर रही हैं ना, उनमें देखो वो 11% ज्यादा फीमेल एम्प्लॉइज को हायर किया जाता है। मतलब एक औरत को आगे बढ़ाती है। समझ गए? वो वाली सिचुएशन है। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि औरतें जो है ना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा विश्वास रखती हैं एज कंपेरिजन टू मेल। तीसरा, ट्रस्ट, मतलब महिलाएं, वो बिजनेसेस जिनको महिलाएं लीड कर रही हैं ना, वो इनकम ग्रोथ और लोन वापस करने में भी आगे हैं। इसका मतलब देखो ये है, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का असली फायदा उठाना है ना, तो फिर देखो महिलाओं को ना एंटरप्रेन्योरशिप में ना इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें देनी होगी। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा होगा इस चीज का। और देखो, जब एक महिला अर्न करती है ना, वो पैसा लगाती है अपने बच्चों में, अपने बच्चों की हेल्थ में, हाउस होल्ड में, यानी घर में सभी का न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव होता है, ओवरऑल फैमिली की वेलबींग इंप्रूव होती है अगर महिला पैसा कमाती है तो पूरी कम्युनिटी पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। IMF तो साफ साफ बोलता है, अगर एक महिला में इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो ये ग्लोबल GDP ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त हाई यील्ड वाली स्ट्रेटेजी है। समझ गए आप?
महिलाओं को अपलिफ्ट कर रहे हो, फैमिली अपलिफ्ट होती है, पूरी कम्युनिटी अपलिफ्ट होती है, कम्युनिटी अपलिफ्ट होती है तो पूरी नेशनल इकोनॉमी जो है वही अपलिफ्ट होती है। अब इसके बाद राइटर एक प्रॉब्लम बताते हैं। देखो, महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा आ तो रही हैं, एंट्री तो आसान है, लेकिन स्केलिंग मुश्किल है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब अपने छोटे बिजनेस को ना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बड़ा नेशनल या फिर ग्लोबल ब्रांड बनाने में विफल साबित हुई हैं। समझ रहे हो? ये मतलब होता है स्केलिंग का। आप और सिंपल भाषा में बताता हूं। देखो, एमएसएमईज में बहुत सारी एमएसएमईज को औरतों के द्वारा लीड किया जा रहा है, लेकिन अगर मान लो उस एमएसएमई से सामान एक्सपोर्ट करने की बात हो या फिर एमएसएमई के द्वारा बड़ी मशीनरी खरीदने की बात हो, तो यहां पे महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है। यहां पे महिलाओं की जो प्रेजेंस है अचानक से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो क्रेडिट गैप की दिक्कत आती है। छोटा मोटा लोन तो उन्हें मिल जाता है, 50,000 का, 1 लाख का। दिक्कत आती है बड़ा लोन लेने में, 5 करोड़ का लोन, 10 करोड़ का लोन। फिर नेटवर्क डेफिसिट की दिक्कत आती है। बाहर दूसरे देशों में सामान भेजना है, उनका इतना नेटवर्क नहीं होता, कोई सिखाने वाला नहीं होता। फिर रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, रूल्स इतने ज्यादा बेकार हैं जो हमने पहले आर्टिकल में भी डिस्कस किया। तो फिर देखो, वहां पे महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते वक्त महिलाओं का जो पर्सपेक्टिव है वो नहीं कंसीडर किया जाता, तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी होती है जो उनके हितों को ध्यान में नहीं रखती। कुल मिलाकर समझ गए ना, उन्हें कोई प्रॉपर गाइड नहीं मिलता, मेंटरशिप वाला नहीं मिलता। तो फिर एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया जाता है। इतनी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देखो, मास्टर कार्ड इंडेक्स ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये 65 देशों को कवर करता है। इसमें इंडिया की रैंक 57th है। अच्छी रैंक तो नहीं है, 2021 की रैंकिंग है। आर्टिकल में यही लेटेस्ट दी गई है, बाद में पता नहीं रिलीज किया नहीं किया इन्होंने। सॉल्यूशन बताते हैं राइटर। देखो, जो सरकार है, बैंक्स हैं, ट्रेड चैम्बर्स हैं, सबको मिल के काम करना पड़ेगा महिलाओं की जो भागीदारी है एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ाने के लिए। तो 3 बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, तीनों अलग अलग राय देते हैं कैसे महिलाओं की जो भागीदारी है एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है प्रिया पंसारे। प्रिया पंसारे क्या सोल्यूशन देती हैं? वो बोलती हैं कि देखो, महिलाओं को सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। मतलब एक औरत है, वो देखो बेस्ट क्वालिटी का ऑर्गेनिक शहद बनाती है, मान लो। अब यूरोप में भेजने के लिए, यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए उस शहद को पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे के अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे यूरोप में क्वालिटी चेक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यूरोप में सामान भेजने के लिए, शहद भेजने के लिए डिजिटल टूल्स की नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे दिक्कत आती है। इसलिए इंस्टीट्यूशंस को ना महिलाओं को ये नॉलेज देनी पड़ेगी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। दूसरा क्या है? दूसरा सॉल्यूशन है ग्लोबल प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम। अब जैसे देखो, सरकार ये कहती है कि कोई भी सामान प्रोक्योर करना होगा ना, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से परचेज कर लो। और 3% तो कोटा भी फिक्स कर दिया गया महिलाओं के लिए, वुमेन लेड बिजनेसेस के लिए। तो ऐसे ही देखो, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है ना, उनको ना महिलाओं से लिंक करना पड़ेगा। समझ गए? सरकार, अपनी सरकार ने तो कर दिया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो भी खरीदारी होगी, सरकार जो भी खरीदारी करेगी 3% वुमेन लेड बिजनेसेस से करेगी। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन से भी तो महिलाओं को कनेक्ट करना पड़ेगा ना। फिर तीसरा सॉल्यूशन ये है, क्रेडिट गैप की दिक्कत आती है। मतलब थोड़ा लोन तो मिल जाता है, बड़ा लोन मिलने में दिक्कत आती है। तो महिलाओं को ना छोटी कॉटेज इंडस्ट्री को छोड़ के ना मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड वेंचर्स की तरफ अब जाना चाहिए। वहां पे लोन मिलना थोड़ा आसान होता है मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री तो फ्रेगमेंटेड है, बिखरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में ना एसेट बनते हैं, जैसे जमीन है, मशीनरी है, और कैश का फ्लो भी थोड़ा स्ट्रक्चर ढंग से होता है। सर्विस इंडस्ट्री में दिक्कतें आती हैं। अब जमीन के नाम पे, मशीनरी के नाम पे बैंक लोन दे देता है, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं देता। तो कंक्लूजन देखो इस पूरे आर्टिकल का यही है कि ना, अगर हम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाए ना, और मतलब उनको कंसीडर करते हुए उनको ज़्यादा स्पेस दें एंटरप्रेन्योरशिप में, उनको ज़्यादा इनेबल करें, तो देखो देश की इकोनॉमी को ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 2017 में पूछा था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम से संबंधित प्री का क्वेश्चन है। ये मेंस का क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, वहाँ पे आप इस आर्टिकल के पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।